Hello my dear psychology enthusiasts, I am Tanya and I welcome you all to my channel Psych by Tanya. In our last video we started with chapter number 1 Variations in Psychological Attributes और हमने समझा कि कैसे कैसे अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर हम इंडिविजुअल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हमारा बिहेवियर इतना डिफरेंट होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस इतने सब्जेक्टिवली डिफरेंट होते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डज दैट हैपन. एंड हमने पढ़ा कि उन्हें असेस किया जाता है टू नो देम प्रॉपरली एंड फॉर्मली. ठीक है, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्या मेथड्स यूज़ करते हैं उन असेसमेंट्स के लिए, व्हाट असेसमेंट मेथड्स आर यूज टू मेजर दोज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, एंड देन वील स्टडी इंटेलिजेंस एज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन डेप्थ. उसमें हम उसकी थ्योरीज जितनी भी है, साइकोमेट्रिक थ्योरीज एंड कॉग्निटिव थ्योरीज विच इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. एंड देन वील नो कि इंटेलिजेंस कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जिसके बेसिस पर हम एक इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं. So without any further delay, let's begin with it now. Okay, so let's now begin with assessment methods. Several methods are used for psychological assessment to measure these attributes जो भी हमने पढ़े अभी. ठीक है, psychological test is the first method that is used. It is an objective and standardized measure of an individual's mental or behavioral characteristics. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, भले ही मेंटल कैरेक्टरिस्टिक एज एन इंटेलिजेंस हो या फिर एप्टीट्यूड हो, ये सारी आपकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, या फिर आपकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो कि आपकी इम्पल्सिविटी देख रहे हो, न्यूरोटिसिज्म देख रहे हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड वे से मेजर करते हैं वो होता है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट. इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा. दीज टेस्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर पर्पसेस ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस. आपसे बेसिकली इन टेस्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चनर टाइप्स होता है एंड आपको उसको आंसर करना होता है ऑब्जेक्टिवली. उसकी स्कोरिंग पूरी ऑब्जेक्टिवली होती है कि कोई आइटम होगा जो रिवर्स में मार्क होगा, 1 to 5 स्कोरिंग रेट है, तो हो सकता है कुछ आइटम्स डायरेक्टली जैसे 1 to 5 है वैसे ही स्कोर हो, कुछ उसके रिवर्स में हो. ये होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट. ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में, गाइडेंस में, पर्सनल सिलेक्शन में, बेसिकली जब आप हायर करते हो किसी को, प्लेसमेंट में, ट्रेनिंग में. बिसाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सर्टेन प्रोजेक्टिव टेस्ट. प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, अभी हम आगे चैप्टर 2 में उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. दीज आर स्पेसिफिकली स्पेशली उनको पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए बनाया गया है, जो काफ़ी वेग होते हैं. उनका कोई स्टैंडर्डाइज्ड तरीका नहीं होता है टू मेजर कि इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होगा. कोई ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं है, बट उसको सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट किया जाता है बाय द असेसर, बाय द साइकोलॉजिस्ट ऑन देयर ओन इंटेलिजेंस लेवल्स या उनका जो भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग. एंड दैट इज़ वाई इन प्रोजेक्टिव टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है व्हेनेवर यू डू देम. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हम सब समझ गए. जो भी हम, अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में आप कोई मान लो किसी क्लब को ज्वाइन करना चाह रहे हो आपके स्कूल में, ठीक है, तो उसके लिए भी जो आपका टेस्ट होता है, जो क्वेश्चनर होता है, उसमें अलग अलग सेक्शंस मेजर होते हैं, IQ मेजर होता है, EQ मेजर होता है. वो एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट ही है. बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक फॉर्म है कि ठीक है ये सारी चीज़ें असेस की जा रही है उसमें. ठीक है, उसकी भी एक प्रॉपर रेटिंग होती है कि ये मार्क करा है तो इतने मार्क्स मिल रहे हैं, ये मार्क करा है तो इतने मार्क्स मिल रहे हैं. जब आप अपना प्रैक्टिकल करोगे क्लास 12th में तो आप ये सारे टेस्ट करोगे किसी और इंडिविजुअल पर एंड आप उसकी स्कोरिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे दिस थिंग वर्क्स. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरव्यू. Interview involves seeking information from a person on one basis, 1-to-1 basis. कि मैं आपके सामने बैठी हूँ एंड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो. ठीक है, मे बी आई हैव अ साउंड रिकॉर्डर ऑन और मे बी आई एम नोटिंग थिंग्स डाउन साथ के साथ जिस तरह से आप बोल रहे हो. तो आई विल आस्क क्वेश्चन एंड यू विल आंसर. हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो योर क्वेश्चनर कैन बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, वैसे ही आपका इंटरव्यू कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्पस ऑफ द स्टडी. ठीक है, यू मे सी इट बीइंग यूज्ड व्हेन काउंसलर इंटरेक्ट्स विद द क्लाइंट. ठीक है, आप आमने सामने काउंसलर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्लाइंट उसका जवाब देगा. ठीक है, अ सेल्स पर्सन मेक्स अ डोर टू डोर सर्वे. उन्होंने आके आपसे पूछा, अच्छा जी फैमिली में कितने लोग हैं, आपका नाम क्या है, ये वो,
वो आपसे पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हो ना, इट मे नॉट लुक लाइक एन इंटरव्यू, बट क्या वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरह से उसको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ रहा है, वो सर्वे कलेक्ट कर रहा है, 1-on-1 बेसिस लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, देन येस इट इज़ एन इंटरव्यू. ठीक है. द यूजफुलनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट समझाने के लिए एन एम्प्लॉयर सेलेक्ट्स एम्प्लॉयज़ फॉर हर और हिज ऑर्गेनाइजेशन. आपको कहीं भी प्लेसमेंट चाहिए तो आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स. और अ जर्नलिस्ट इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट पीपल ऑन इशूज़ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. जो भी आप न्यूज़ रिपोर्टर्स को देखते हो आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हुए, या किसी पर्सनैलिटी से, फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछते हुए, इवन पॉडकास्ट फॉर nowadays to some extent are sort of an interview. लाइक वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है कि यही क्वेश्चन पूछना है, बट येस जैसे 1-on-1 वो इंटरैक्ट करते हैं वैसे ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज केस स्टडी. केस स्टडी होती है इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. कौन कौन से ग्राउंड्स पे? उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. साइकोलॉजिकल हिस्ट्री कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या उसने पहले कोई डिसऑर्डर फेस किया है, कुछ मेंटल चैलेंज फेस करा है. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंड साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर इज साइको सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, कि उसका इन्वायरमेंट पहला कैसे रहा था, उसका जो जिस इन्वायरमेंट में वो बड़ा हुआ है इंडिविजुअल, तो उसका माइंड किस तरह से फंक्शन करता है अकॉर्डिंग टू दैट, उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, वॉज ही फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली और बहुत ज़्यादा क्राइसिस में उसने अपनी लाइफ स्पेंड करी है. सो ऑल दैट एक्चुअली इम्पेक्ट्स योर साइकोलॉजिकल वेलबींग, राइट. तो उस साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने के लिए, उन चीज़ों के डायमेंशंस को जानने के लिए, पहले कुछ टॉर्चर ट्रॉमा फेस करा है नहीं करा है उसको जानने के लिए, यू अंडरस्टैंड द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. तो केस स्टडीज़ वाइडली यूज होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास टू एनालाइज द केस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंटायरली, कि वो हमारे पास अगर कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीख करने आया है तो उसको सोल्यूशन देने के लिए आपको पूरा उसका हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, वाई इज़ अ पर्सन फीलिंग दैट सीवियर ऑफ अ थिंग, क्या चीज़ है जो, क्या फैक्टर्स है जो उसको इस कंडीशन में ला रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ती है एंड उसके लिए आप पूरी हिस्ट्री में लुक इन करते हो. तो केस एनालिसिस ऑफ द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल कैन ऑल्सो बी highly illuminating for those willing to learn from their life experiences. Case studies are based on data generated by different methods. उसमें आप इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, साइकोलॉजिकल टेस्ट सब कुछ मिलाकर केस स्टडी करी जाती है. आप उसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो. इंटरव्यू यूज़ कर सकते हो टू अंडरस्टैंड उस इंसान की पूरी बैकग्राउंड, कि आप उन्हीं से पूछ रहे हो कि आप कैसे बड़े हुए थे, क्या चीज़ें थी, आपने क्या फेस करा, क्या प्रॉब्लम्स रही आपके ग्रोथ में, जो भी ऐसी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं वो सब. ठीक है. देन कम्स ऑब्जर्वेशन. Observation involves employing systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in that particular time. आप आंखों से बस देख रहे हो वो फिनोमिना, वो जो भी चीज़ आप फैक्टर स्टडी कर रहे हो वो अकर हो रहा है एंड आप उसकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू फैक्ट्स नोट डाउन कर रहे हो. Certain phenomena such as mother-child interaction can be easily studied through observation. अब मेरे को किसी mother-child रिलेशन देखना है कि कैसा है, काफ़ी प्लेजेंट है, काफ़ी अच्छा है, या काफ़ी टॉक्सिक है, कैसे मदर ट्रीट कर रही है अपने चाइल्ड को, या चाइल्ड का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द मदर. तो वो देखने के लिए मैं क्या करूँगी, ऑब्जर्व करूँगी कि कैसा आपस में इंटरेक्शन है उन दोनों का, कैसा बिहेवियर है एक दूसरे के टुवर्ड्स, ऐसी सारी चीज़ें. द मेजर प्रॉब्लम्स विद ऑब्जर्वेशनल मेथड इज़ कि ऑब्जर्वर का कोई कंट्रोल नहीं होता है सिचुएशन पे, सामने जो चल रहा है आई कैन जस्ट स्टैंड देयर एंड ऑब्जर्व, आई कैन नॉट इंटरवीन एट ऑल. ठीक है. एंड द रिपोर्ट्स में सफ़र फ्रॉम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. अब हो सकता है कि मुझे लग रहा हो यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है, लेकिन उनकी फैमिली में वो चीज़ नॉर्मल हो. ठीक है. मे बी द चाइल्ड इज़ टॉकिंग विद यूजिंग सम पर्टिकुलर टर्म्स जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे बैकग्राउंड में तो काफ़ी गलत माने जाते हैं कि ऐसे नहीं बात करनी चाहिए बड़ों से, बट क्या पता उनकी फैमिली में वो एक्सेप्टेड हो एंड नॉर्मल कैजुअल वे ऑफ टॉकिंग हो. तो मेरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कैन क्रिएट अ बायस इन द रिजल्ट्स दैट आई पुट. जो भी मैं इंटरप्रिटेशन निकालूंगी वो गलत हो सकती है. ठीक है. तो अभी तक जो हमने मेथड्स पढ़े दे आर वेरी फॉर्मल एंड ये सारे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज मेथड्स हैं सारे के सारे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ रिपोर्ट, ये मेथड होता है जब इंसान खुद
अगर मेरी प्रॉब्लम है तो मैं खुद मेरे बारे में बता रही हूँ, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मेरे ओपिनियन बता रही हूँ, बिलीफ बता रही हूँ, जो भी चीज़ मेरे बारे में है मैं खुद ही बता रही हूँ। मेरे से कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, मैं बस अपने आप या तो लिख रही हूँ, अपने आप आपको बता रही हूँ, मैंने कोई डायरी में मेरे बारे में लिख रखा है तो वो चीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ किसी भी मेथड से अगर मैं खुद मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इवन इन एन इंटरव्यू इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑन माई ओन, ठीक है, मैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेल्फ रिपोर्ट में आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू शेड्यूल से निकाली जा सकती है, क्वेश्चनर से निकाली जा सकती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इवन अ पर्सनल डायरी में एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिपोर्ट। तो उसमें क्यों ये सेल्फ रिपोर्टिंग, आप खुद बता रहे हो, बट डू आई नो मेरे सामने जो इंसान बैठा है वो जो बता रहा है वो इन्फॉर्मेशन सही बता रहा है या गलत बता रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट, राइट। तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी दे सकता है, बट रिलायबल कितना है यू हैव नो गारंटी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इंटेलिजेंस, जो हमारा मेजर टॉपिक है इन दिस चैप्टर। इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। बचपन से जो पहली चीज़ हम देखते हैं, एक इंसान कितनी जल्दी चीज़ें सीख रहा है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, टेस्ट स्कोर्स क्या आ रहे हैं। मेजर डिफ्रेंशिएशन एक बच्चे में इसी बेसिस पर करा जाता है बाकियों से, ठीक है, कि वो अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग किस लेवल पे लाई करता है, बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, बेस्ड ऑन स्मार्टनेस, बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन। अब एक बहुत स्मार्ट इंडिविजुअल, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल किसी भी सेटिंग में अपना रास्ता बना लेता है कि मुझे ये काम करना है तो वो मैं करके रहूँगा, एंड दे आर स्मार्ट इनफ टू अडेप्ट टू दो सिचुएशन एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमें इंटेलिजेंस एज अ फैक्टर ये भी असेस करने में हेल्प करता है कि एक इंसान कितना अडेप्टेबल है, वो अपने एनवायरनमेंट से कैसे डील करता है, ये सब, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट इंटेलिजेंस इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। क्या क्या टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस एज अ होल के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या क्या अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। Psychological notion of intelligence is quite different from the common sensical notion of intelligence. कॉमन सेंस में हम क्या बोलेंगे, हम लाइकली एट्रीब्यूट्स उनको क्या बोलेंगे, मेंटल अलर्टनेस, रेडी वेट, क्विकनेस इन लर्निंग, जो सारी चीज़ें मैंने अभी बोली, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इन चीज़ों के बेसिस पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है, इट एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग एंड नोइंग, ठीक है, कि इसको आप प्लग करके याद कर सकते हो, परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। एक इंसान दुनिया को कैसे समझ रहा है, क्या व्यू है उसका टुवर्ड्स द वर्ल्ड और द एनवायरनमेंट ही इज़ लिविंग इन, कितना अच्छे से लर्न कर पा रहा है चीज़ें, क्या एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज़ द पर्सन एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ही इज़ लिविंग इन, जो भी उसके आसपास सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, खुद को समझ पा रहा है, दूसरों को समझ पा रहा है, एंड नोइंग, चीज़ों को समझना, देखना, जानना, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक इंटेलिजेंस को कॉन्स्टिट्यूट करती है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन। लेकिन अर्ली इंटेलिजेंस थियोरिस्ट ने काफ़ी अलग, मतलब उन्होंने भी ये एट्रीब्यूट्स को यूज़ करा, बट देयर वर डिफरेंट थिंग्स दैट दे ऑल्सो टोल्ड अबाउट। जैसे कि फर्स्ट द फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन है, एल्फ्रेड बिने है, ये अच्छे से याद करके रखना, रट के रखना, ठीक है, ये चीज़ गलती मत करना। एंड ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने वर्क करा था इंटेलिजेंस पर, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंटेलिजेंस। He defined intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. अब आपको इंटेलिजेंस की कुछ डेफिनेशंस याद करके रखनी पड़ेगी, ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन दिस या राइट अबाउट 3 साइकोमेट्रिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस में मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 डेफिनेशंस बाय साइकोलॉजिस्ट लिखो, एंड देन एक जनरल डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो लिख दो, ठीक है। जैसे आप मान लो आया व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, तो एक आपने एल्फ्रेड बिने की डेफिनेशन लिख दी, एक मान लो ऑक्सफोर्ड की भी डेफिनेशन लिख ली क्योंकि छोटी है, तो दैट विल मेक योर आंसर लुक वेरी इंप्रेसिव कि इस इंसान ने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है, इसको आता है, ठीक है। तो ये चीज़ करके देन अपना आगे आंसर कंटिन्यू करना, जो भी आपको इंटेलिजेंस के बारे में लिखना है, जो भी थ्योरीज एक्सप्लेन करनी है, दैट इज़ अप टू यू, बट स्टार्ट ऐसे करोगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। सो एल्फ्रेड बिने डिफाइंड इट एज द एबिलिटी टू जज वेल, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छे से जज कर पाना, समझ पाना, रैशनली उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाना, अंडरस्टैंड वेल, समझ पाना, एंड रीजन वेल, टू फाइंड लॉजिक बिहाइंड थिंग्स, टू बी रैशनल, ठीक है।
एंड वेशलर हुज इंटेलिजेंस टेस्ट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड, उसने इंटेलिजेंस को समझा इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, कि वो कहाँ एम्प्लॉय होती है, कहाँ पर उसका काम आता है, व्हाट इट एक्चुअली हेल्प्स इट, उसका फंक्शन क्या है इंटेलिजेंस का. दैट इज इट्स वैल्यू फॉर अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, कैसे वो हेल्प करती है एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए. He defined it as the global and aggregate capacity of the individual to think rationally, deal effectively, and act purpose. Sorry, I just juggled it up. The global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and deal effectively with her or his environment. कि एक इंसान, ये डेफिनेशन सेम टू सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम हमने अभी इंट्रोडक्शन में जब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे तब भी पढ़ी थी, सो वहीं से ली जा रही है डेफिनेशन. द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्लोबल यानी कि पूरा इंटायर इंडिविजुअल एज अ होल की कैपेसिटी, एक एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, कि वो सोच समझ कर विचार कर पाए, यू नो, लॉजिकली सोच पाए. एक्ट पर्पसफुली, जो चीज़ है जिस एक्शन की टूवर्ड्स हमें यू नो एक्चुअली जाना है, जो एक्शन हमें एक्चुअली करना है, उस पर्पस के लिए ही वो एक्ट करे. एंड टू डील इफेक्टिवली विद दिस एनवायरनमेंट, जैसी नीड है, जितनी नीड है, उस तरह से वो एनवायरनमेंट की नीड को यू नो असेस कर पाए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाए. ठीक है. अदर साइकोलॉजिस्ट लाइक गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग हैव सजेस्टेड दैट एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडैप्ट्स टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप इट. मतलब ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट ने जो दिया बस मैं ही एडजस्ट करे जा रही हूँ, मैं भी कोशिश करूँगी कि एनवायरनमेंट मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई हो. ऐसा नहीं कि मैं ही सारी बातें मानी जा रही हूँ. सी लेट्स गिव एन एग्जाम्पल अबाउट इट, कि जैसे मान लो आप नए नए एक स्कूल में गए हो एंड यू जॉइन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं. अब आप यू नो 50% 70% चीज़ें होंगी जो आप उस ग्रुप की मानोगे कि ठीक है, इस ग्रुप में ऐसा चलता है, इसमें ऐसे बात करते हैं, इसमें ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मैं उस तरह से बात करूँगी. बट आपको जब आपकी बात आएगी तो यू विल ऑल्सो ट्राई टू मॉडिफाई देयर ओपिनियन अबाउट यू नो द ग्रुप डायनामिक्स, की इस तरह से भी बात कर सकते हैं या ये टाइमिंग भी हो सकती है आने की. तो आप भी उस ग्रुप इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऑल्टर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यू नो ट्राई करोगे एंड उसमें सक्सीड भी होगे. ठीक है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज़ इवॉल्व्ड व्हेन वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इट. ठीक है. अब हम इसकी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहला वील सी कि कौन से दो बेसिस पर ये थ्योरीज डिवाइडेड है. Psychologists have proposed several theories of intelligence. These can be broadly classified as either psychometric or structural. ठीक है. और information processing which is also called cognitive approach. अगर बाद में पढ़ोगे तो पता चलेगा. ठीक है. साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या बोलती है? इंटेलिजेंस को एक एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़, डिफरेंट एबिलिटीज़ का सम समझती है. ठीक है. स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं कि ये एबिलिटी कंबाइन करा तो साइकोमेट्रिक उस तरह से. ठीक है. वो इंटेलिजेंस है ना. इट एक्सप्रेसेस इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़. जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है एक इंडिविजुअल की, उसको क्लब करके देखती है एज अ स्ट्रक्चर की इंटेलिजेंस, एंड उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. इट इज़ नॉट अ प्रोसेस, ये फैक्टर्स हैं जो अंडरलाई करते हैं अंडर इंटेलिजेंस, ऐसा वो समझती है. ऑन द अदर हैंड, इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच हम इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को यू नो इम्पोर्टेंस देते हैं. एज एन इस अप्रोच का मेन फोकस क्या है कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट कर रहा है, व्हाट प्रोसेसेस लीड टू दिस इंटेलिजेंट बिहेवियर, रादर देन फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या फिर उसके अंडरलाइंग डायमेंशंस एज आई टॉक्ड अबाउट. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एम्फसाइज करता है कॉग्निटिव फंक्शंस को देखना कि अच्छा इसने ऐसे परसीव करा, ऐसे अटेंड करा, फिर उसके बाद उसने ऐसे लॉजिक लगा के ऐसे रिस्पॉन्स लाया. तो ये जो प्रोसेस है वो पढ़ता है कौन? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. एज यू सी, नाम से भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो रिजल्ट आ रहा है, दैट इज़ व्हाट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फोकसेस ऑन. ठीक है. अब हम एल्फ्रेड बिने की थ्योरी पढ़ लेते हैं खाली, क्योंकि उसके बाद हमारा लेक्चर बहुत एक्सीड हो जाएगा, एंड देन वी विल फर्दर कंटिन्यू विद टू फैक्टर थ्योरी ऑफ यू नो चार्ल्स पियरमैन इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations.
कि कैसे इंसान का मेंटल ऑपरेशन चलता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके मेंटल ऑपरेशन में, उस तरह से उन्होंने बात करी थी एल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंस की। प्रायर टू हिम हम बहुत जनरल और फिलोसॉफिकल डेफिनेशंस देते थे इंटेलिजेंस को। फिर बिने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस काफ़ी ना सिंपल थी, उसका ओरिजिन बस कैसे हुआ था, बिकॉज बिने का इंटरेस्ट था इन डिस्टिंग्विशिंग मोर इंटेलिजेंट पीपल फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट पीपल। तो मोर इंटेलिजेंट लोगों का क्या फैक्टर्स थे, वो कैसे एक्ट करते थे, क्या बिहेव करते थे, दैट वॉज वन थिंग जिसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, सो ही कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस एज कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज विच कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम जो भी इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट में आती है। अब उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है ये कम इंटेलिजेंट है क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि ये काम कर पा रहे। तो अब वो लोग जो काम कर पा रहे हैं उनमें क्या क्या एबिलिटीज़ है, वही उनकी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बन गई, वही उनका इंटेलिजेंस की थ्योरी बन गई कि जो सब इनमें है वो सॉल्व कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एबिलिटीज़ यूज़ कर पा रहे हैं, वही एबिलिटीज़ सारी प्रॉब्लम्स में अप्लाई हो पाएगी एंड वो ही हमारी मेजर डेफिनेशन रहेगी फॉर इंटेलिजेंस। ऐसे करके उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। तो इस थ्योरी क्योंकि एक सिंगल फैक्टर पे बेस्ड थी, एक सिंगल एनालिसिस पे बेस्ड थी, तो इसको हमने बोला यूनी फैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी, क्योंकि जो एबिलिटी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में उनको दिखी कॉमन, वही उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का ग्राउंड बना दिया। दिस थ्योरी केम टू बी डिस्प्यूटेड जब लोगों को दिखा when psychologists started analyzing data of individuals which was collected using Binet's test, तो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कुछ दिक्कतें आई कि यार ये वाली चीज़ तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती, सो देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड इट एंड तब जाकर फिर बाकी थ्योरीज अराइज हुई। ठीक है, नाउ दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद चार्ल्स स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो अभी तक लेक्चर में। कुछ भी डाउट हो साथ के साथ पूछते चलो। लाइव बैच के रजिस्ट्रेशंस आर स्टिल ओपन, सो डू जॉइन, डू कम देयर। वहाँ पर हम लाइव भी इन चैप्टर्स को कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, आई एम टेलिंग यू। इफ़ यू वांट टू स्कोर 100, go join there. And okay, so that's it for this video. I'll see you in my next videos. तब तक के लिए take care and bye bye.